जय मां सरस्वती। प्यारे बच्चों, आप सभी का फिर से स्वागत है। पिछली वीडियो में मैंने आपको भाषा के बारे में बताया, उसके भेदों के बारे में बताया, विस्तार से समझाने का प्रयास किया। शायद वो सब आपको अच्छा लगा होगा, आपको नई जानकारी मिली होगी। तथा अब मैं आपको व्याकरण के बारे में पढ़ाना चाहूंगा, क्योंकि भाषा और व्याकरण इन दोनों का आपस में जो वो घनिष्ठ संबंध है। इसलिए शुरू में जो वो आपको पहले भाषा की जानकारी और उसके बाद व्याकरण की जानकारी होना बहुत जरूरी है, फिर हम उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों, आपके पास व्याकरण की किताब होगी, आपने वहां से भी पढ़ने का प्रयास करना है, कोशिश करनी है कि क्या मैंने आपको जो बातें बताई वो ठीक बताई कि गलत तो नहीं बताई। और जहां आपको लगेगा कि सर ने गलत बताया है, वहां आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मुझे बताएं कि सर आपने ये यहाँ गलत पढ़ाया हमें, तो वो मुझे अच्छा लगेगा और आप बच्चों को भी पढ़ने की आदत पड़ेगी। तो आप बच्चों ने किताब से जरूर पढ़ना है। मैं तो आपको जो मर्जी पढ़ा दूं, परंतु जो आपकी व्याकरण की, आपके शिक्षा बोर्ड की जो आपकी किताब लगी है, वो आपने अवश्य पढ़नी है और वहां से पढ़ के देखना है कि मैंने कितनी बातें जो आपको सही बताई, क्या उसमें को गलत तो नहीं बताया। तो आपको ये इस चीज का पता कब चलेगा, जब आप स्वयं अध्ययन करते हुए उस किताब से पढ़ेंगे। तो अभी मैं आपको व्याकरण के बारे में पढ़ाऊंगा। व्याकरण 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 बच्चों भाषा की नींव है, भाषा का अस्तित्व है, भाषा की जान है। जैसे समझो ये हमारा शरीर है, ये हड्डी और मांस का एक पुतला है। अभी मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं, एक दूसरे को समझ रहे हैं। तो वो किसके द्वारा? उस आत्मा के द्वारा जो सांस हमारे अंदर चली हुई है। जब वो सांस निकल जाएगी तो ये मात्र शरीर एक ढांचा रह जाएगा। आप डरने लगेंगे कि सर भूत बन गए, है ना? तो डरना नहीं है, मैं भूत नहीं हूं। ठीक, मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं कि जिस प्रकार मनुष्य के जीवन में, मनुष्य के शरीर में आत्मा का महत्व है, शरीर का महत्व कब तक है? जब तक उसके अंदर आत्मा निवास कर रही है। जब आदमी बोल रहा है, जब आदमी खा रहा है, जब आदमी चल रहा है, तब तक। और जब वो आत्मा वहां से छू मंत्र हो जाएगी तो घर वाले भी डरने लगते हैं। घर वाले भी एक दिन रखने को तैयार नहीं होते हैं। जल्दी करो जी जल्दी, बच्चे भूखे हैं। तो प्यारे बच्चों, बोलने का मतलब ये है कि व्याकरण जो है वो भाषा की जान है, प्राण है, वायु है, सांस है, आत्मा है। ये हमें पढ़ने से पहले बात समझनी होगी। कोई भी भाषा है संसार की, चाहे जगजननी संस्कृत जिससे सब भाषाएं निकली हैं, उसी का व्याकरण जो वो हमारी हिंदी में लगा हुआ है। तो वो महान भाषा हमारे राष्ट्र की भाषा रही है पुरातन काल में। आज भी आप संस्कृत विषय पढ़ते हैं, कितना मनमोहक विषय है वो, कितना मजा आता है संस्कृत के श्लोकों को पढ़ने का। जो रस, जो आत्मीयता, जो अपनापन, जो आदर्श, जो संस्कार आपको संस्कृत के विषय में मिलेंगे, वो आपको कहीं भी आपको नहीं मिलेगी। वो आपको सोशल साइंस में नहीं मिलेंगे, वो आपको इंग्लिश में नहीं मिलेंगे, वो आपको हिंदी में भी नहीं इतने ज्यादा मिलेंगे जितने संस्कार और आदर्श आपको संस्कृत भाषा में मिलते हैं। प्यारे बच्चों, ये संस्कृत भाषा ही है जिसने सारे संसार को ज्ञान विज्ञान दिया। जितने भी हमारे धर्मशास्त्र हैं, उन सब की रचना संस्कृत भाषा में हुई है। आज जितने भी देश, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे जापान हो, कोई भी देश हो, रूस हो, वो सब आज जो हमारे यहां से हमारे धर्म ग्रंथों को ले गए थे, उनको पढ़कर आज वो अपनी टेक्नोलॉजी एडवांस कर रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, ये सब जानकारियां हमें कहां मिलती हैं? हमें संस्कृत भाषा में मिलती है, रामायण में मिलती हैं,
महाभारत में मिलती हैं, सतयुग में मिलती हैं कि हमारा देश कितना महान था, इसकी संस्कृति कितनी महान है। तो प्यारे बच्चों, ये व्याकरण जो है भाषा में वही जान फूंकता है जो मनुष्य के शरीर में आत्मा करती है। जब तक आदमी जिंदा है तब तक उसके अंदर आत्मा है। जब आत्मा चली जाएगी वो हड्डी मांस का पुतला रह जाएगा। तो ठीक उसी प्रकार अगर व्याकरण का सही प्रयोग भाषा में नहीं होगा, वो भाषा नहीं कहलाएगी, वो अशुद्ध भाषा कहलाएगी। तो इसलिए किसी भी भाषा का पूरा ज्ञान पाने के लिए हमें उसका व्याकरण, उसका ग्रामर पढ़ना पड़ता है। अंग्रेजी में आप टेंस पढ़ते हैं और कई सारी चीजें पढ़ते हैं। जिस बच्चे को टेंस नहीं आती है वो अंग्रेजी नहीं बोल सकता ठीक से। और जितनी शुद्ध अंग्रेजी संसार में एक भारतवासी बोलता है, उतनी शुद्ध अंग्रेजी अंग्रेज भी नहीं बोल पाते हैं। ये भी कड़वा सत्य है। तो प्यारे बच्चों, किसी भी भाषा को जानने के लिए, समझने के लिए व्याकरण की आवश्यकता होती है। जिस प्रकार एक बस होती है, बस में इंजन होता है। अगर वो बस में इंजन नहीं होगा तो ड्राइवर क्या चलाएगा? कुछ नहीं चला पाएगा बच्चों। वो गाड़ी वहीं की वहीं खड़ी रह जाएगी। आपने बस की यात्रा पाठ पढ़ा है, सबने पढ़ा है, तो वहां आपको पता लग जाता है कि उस बस का इंजन कैसा था। तो वहीं से पता लगता है कि ये व्याकरण जो भाषा में किसका काम कर रहा है? इंजन का, आत्मा का, प्राण का, वायु का, सांस का। तो इसको हम भाषा का ज्ञान पढ़ते समय नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो भाषा के बाद अगर हमें पढ़ना है तो वो व्याकरण है। तो प्यारे बच्चों, व्याकरण की परिभाषा इस प्रकार से हम करेंगे। ये तो मोटा मोटा तौर पे मैंने आपको समझा दिया कि व्याकरण जो भाषा को संगठित करता है, नियमों में बांधता है, उसको एक रूपता देता है, उसको शुद्धता देता है। परंतु इसकी परिभाषा क्या होगी? कई लोग जो वो ये बोल देते कि भाषा जो है वो व्याकरण जो भाषा को शुद्ध करता है, या इस तरह का विचार रखते हैं। परंतु वो भाषा व्याकरण की परिभाषा नहीं है। वो व्याकरण का भाषा में उपयोग है कि व्याकरण को इस्तेमाल करने के बाद हमें उसका क्या फायदा हुआ। व्याकरण का इस्तेमाल करने से हम भाषा का शुद्ध पढ़ना, शुद्ध लिखना, शुद्ध बोलना, शुद्ध सुनना जो वो सीख गए। वो भाषा का उपयोग है, ना कि परिभाषा है। बहुत ज्यादा लोग जो वो इसमें भ्रमित हो जाते हैं और इसी उपयोग को जो वो भाषा की परिभाषा कह देते हैं, जो कि सर्वदा सदा अनुचित है। ये भाषा का उपयोग है, लाभ है। ये भाषा की परिभाषा नहीं है, सॉरी व्याकरण की परिभाषा नहीं है। व्याकरण की परिभाषा है भाषा, व्याकरण भाषा की रचना। तीन मुख्य इसमें बिंदु हैं जिनको आपने प्यारे बच्चों समझना है। भाषा की रचना, इसके गठन, इसके गठन एवं प्रयोग की व्याख्या करने वाले शास्त्र को व्याकरण कहते हैं। भाषा की रचना, इसके गठन एवं प्रयोग की व्याख्या करने वाले शास्त्र को व्याकरण कहते हैं। ये व्याकरण की सही परिभाषा है। भाषा की रचना, जो भी बात हो रही है वो किसकी बात हो रही है? भाषा की। तीन बिंदु आपने यहां रखने। पहली क्या है? भाषा की रचना। उसके बाद क्या है? गठन। और उसके बाद है प्रयोग, जो हमारी व्यवहारिकता में आता है। ये तीन बिंदु हैं, रचना, गठन और प्रयोग। पहले हम भाषा के रचना के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम गठन के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम भाषा का प्रयोग करना सीखते हैं।
इन दोनों के ऊपर जो निर्भर है वो प्रयोग है, जो हम बोलते हैं। जैसे मैं आज आपको पढ़ाने में सक्षम हुआ हूं, तो वो क्या है, ये इन दो वजह से हम भाषा का सही प्रयोग करना सीखे हैं। वो किसकी वजह है, व्याकरण की वजह है। भाषा की रचना, इसके गठन एवं प्रयोग की व्याख्या करने वाले शास्त्र को व्याकरण कहते हैं। ये है व्याकरण की परिभाषा। 3 बिंदु है इसमें, इनको एक को भी हम नहीं छोड़ सकते हैं। बड़ा रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है इसमें। इसको सिर्फ समझने की बात है कि भाषा की रचना, कोई भी चीज है उसकी उत्पत्ति होती है, रचना होती है, उसके बाद वो अपने आप को संभालती है, वो क्या है, उसका गठन है। उसके बाद वो अपने अनुभव के द्वारा आगे बढ़ना चलती है, वो उसका प्रयोग है। जैसे हम उदाहरण के तौर पे एक बच्चा पैदा होता है, फिर वो बड़ा होने लगता है, फिर वो अपने पांव पर चलने लगता है, तो वो उसका प्रयोग है। तो उसी तरह वहां पे आ जाता है कि भाषा की रचना, इसके गठन एवं प्रयोग की व्याख्या करने वाले शास्त्र को व्याकरण कहते हैं। ये 3 बातें आपने याद रखनी है। उसके बाद व्याकरण, व्याकरण का मतलब, व्याकरण जो वो 3 शब्दों के मेल से बना है, वि जमा आ जमा करण, व्याकरण। ये 3 इनके योग से बना है। इसमें वी का अर्थ है विशेष रूप से, इस यहां पर आ का अर्थ है पूर्णतया या पूरी तरह से। करण का अर्थ है भली प्रकार से समझना या समझाना। ये इसमें हम ऐसे लगा देंगे। व्याकरण, वी जम आजमा करण, वी जम आजमा करण से क्या बन जाता है, व्याकरण। ये हमारा संधि शब्द है। ये संधि विच्छेद और ये संधि रूप इसका बन गया व्याकरण। बीजम आजमा करण, व्याकरण। अब टी का अर्थ है विशेष रूप से, आ का अर्थ है पूरी तरह से, करण का अर्थ है भली प्रकार से समझना या समझाना। जैसे आप समझ रहे हैं और मैं आपको समझा रहा हूं, समझाना या समझना दोनों ही की बात है। तो इसमें अब आप समझ गए होंगे कि व्याकरण जो हमें क्या करता है, किसी भी चीज को सही तरीके से समझाता है। जो हम बोल रहे थे ना कि व्याकरण से हमें भाषा का शुद्ध बोलना, शुद्ध लिखना, शुद्ध पढ़ना, सुनना सब आता है। वो क्या, वो यहां से उसकी प्रतिपूर्ति होती है। तो अब हम सारांश में ये कह सकते हैं, निचोड़ में अब हम ये कह सकते हैं कि व्याकरण सम्मत व्यक्ति, व्याकरण को समझने वाला आदमी, विद्वान ही भाषा का सही उपयोग कर सकता है, अन्यथा दूसरा व्यक्ति नहीं कर सकता। भाषा का सही प्रयोग करना है तो हमें व्याकरण को समझना होगा, व्याकरण के नियमों को मानना होगा। जिस प्रकार बच्चों आप स्कूल में सुबह 9 बजे आते हैं, 3 बजे आपको छुट्टी होती है, आपको एक समय सारणी दी जाती है, आपके हर विषय को कलांशों में, अलग अलग कलांशों में बांटा जाता है, अलग अलग विषय के अध्यापक आपको पढ़ाने आते हैं, आपको एक घंटी लगती है, आप उसी घंटी के ऊपर पूरा स्कूल जो वो चलता है। तो वो एक नियमावली है, वो एक नियमावली है। तो वही नियमावली जो वो भाषा में व्याकरण काम करता है। और व्याकरण के क्या होते हैं, सूत्र, सूत्र जिनको हम नियम या मैथमेटिक्स की भाषा में फार्मूलाज या फार्मूले, ठीक। तो वो चीज है। अब आप एक बात मैं और आपको समझाना चाहूंगा, भाषा की रचना, इसके गठन एवं प्रयोग की व्याख्या करने वाले शास्त्र, शास्त्र शब्द है, शास्त्र का शब्द, शास्त्र शब्द का अर्थ है विज्ञान, साइंस। अंग्रेजी की स्पेलिंग गलत होगी तो माफ कर देना, मैं हिंदी पढ़ाता हूं, अंग्रेजी भी पढ़ाता हूं। शास्त्र, शास्त्र का मतलब है विज्ञान, साइंस, टेक्नोलॉजी।
जो साइंस किसके ऊपर चलती है? नियमों के ऊपर चलती है, फार्मूलों के ऊपर चलती है, सूत्रों के ऊपर चलती है। सूर्य पूर्व की दिशा से निकलता है, क्यों निकलता है? उसका कोई ना कोई नियम है। क्या कारण है? ये आप साइंस में बड़े अच्छे तरीके से समझते हैं। तो वही सूत्र, वही नियम व्याकरण में आ जाते हैं। इसलिए व्याकरण को हम विज्ञान कहते हैं, साइंस कहते हैं। ठीक, तो हिंदी का जो व्याकरण है वो एक विज्ञान है, एक तकनीक है, एक नियमावली है, एक सूत्र की जो परिधि है वो ही। तो कहने का भाव कि हमारा व्याकरण जो है वो विज्ञान, और विज्ञान में क्या होता है? प्रैक्टिकल, प्रयोगात्मक कार्य। तो हिंदी में भी तो प्रयोगात्मक कार्य जो हमारे क्या होते हैं? व्याकरण में होते हैं। हिंदी भाषा की जो, या किसी भी भाषा की जो प्रयोगशाला वो क्या है? उसका नाम क्या है? व्याकरण। ये व्याकरण जो है भाषा की पूरी सर्जरी कर देता है, पूरी शल्य चिकित्सा कर देता है। एक एक शब्द की आपकी शल्य चिकित्सा कर देगा। जैसे मैंने यहां पे लिखा वी जमा आ जमा करण, व्याकरण 3 शब्दों के मेल से बना है और 3 शब्दों का अलग अलग अर्थ है। ठीक, तो ये कहां से पता चलेगा? जब हमने व्याकरण पढ़ा होगा, ध्यान दिया होगा, तब हमें इस बारीकी का पता चलेगा। अगर नहीं तो मैं भी यही बोलूंगी कि भाषा, व्याकरण जो भाषा को शुद्ध करता है, जबकि वो क्या है? उसका उपयोग है, वो परिभाषा नहीं है। तो प्यारे बच्चों, आपने परिभाषा इसके कहना है, ये परिभाषा है जो मैंने आपको बताई। जो हम करते हैं कि व्याकरण से हम भाषा का शुद्ध लिखना, शुद्ध बोलना, शुद्ध पढ़ना, शुद्ध सुनना आता है, वो सब क्या है? भाषा का उपयोग है, प्रयोग है। वो जो हमने पढ़ा भाषा की रचना, इसके गठन एवं प्रयोग की व्याख्या, वो का प्रयोग है हमारा। उसके द्वारा हमारा क्या प्रैक्टिकल पूरा हुआ कि हमें ठीक से सुनना आ गया, ठीक से पढ़ना आ गया, ठीक से चलना आ गया। वो हमारा प्रैक्टिकल वर्क पूरा हुआ वहां पर, वो हमारा प्रयोग था। तो ये इसकी परिभाषा रहती है। आप व्याकरण के जो है वो 4 भेद हैं। व्याकरण के 4 भेद हैं। अब या अंग भी बोल देते हैं हम कई बार। इसमें क्या आ जाता है? वर्ण विचार। अब आपको पूरा जो व्याकरण है वो आपको यहीं से समझ आ जाएगा। नंबर 1 वर्ण विचार, नंबर 2 शब्द विचार। ध्यान देना बच्चों, जहां पता नहीं लगेगा वहां मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करना है और मेरे से पूछना है। मैं आपको और विस्तार से इसके बारे में बता दूंगा। उसके बाद पद विचार, और चौथा रह जाता है वाक्य विचार। ये 4 जो है ये व्याकरण के मुख्य भेद है, ये अंग है, और यही किसी भी भाषा का मूल आधार है। यहां से हमारी भाषा जो वो शुरू होती है। भाषा की पहली कड़ी है वर्ण, दूसरी है शब्द, तीसरी है पद, और अंतिम है सबसे शुद्ध प्रयोग, वो है वाक्य। वाक्य पर जाकर के हमारी भाषा की प्रतिपूर्ति जो वो हो जाती है। तो प्यारे बच्चों, ये व्याकरण से संबंधित जो जानकारी थी वो मैंने देने का आपको प्रयास किया है। आप बच्चे अपने व्याकरण की किताब भी पढ़ेंगे, वहां भी देखेंगे क्या लिखा है। फिर आपको कोई इसमें संदेह लगेगा, कोई ऐसा आपके मन में भ्रम पैदा होगा, तो आपने प्यारे बच्चों मेरे से पूछना है, मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करना है, और वहां मैं आपको हर आपके प्रश्न का उत्तर दे दूंगा। तो जो भी आपका इससे संबंधित प्रश्न होगा वो आपने मेरे से पूछ लेना है। तो प्यारे बच्चों, आज हम इतना सा ही पढ़ेंगे। आपने इसको समझना है, अपनी असली कॉपी के ऊपर लिखना है और इसको समझने का प्रयास करना है। और जो चीज समझ नहीं आएगी, मैं आपको बार बार कहता हूं कि मेरे से पूछना है। तो इसी के साथ आपको फिर से हार्दिक शुभकामनाएं। स्वस्थ रहें आप, अच्छे रहें आप, और मेरी मन की इच्छा है कि आप पढ़ते रहें आप। तो इसी के साथ जय हिंद, जय हिमाचल, जय माता।